गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कुछ दिन पहले सिडनी के बीच के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए। अब दो लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। अब ऐसा बताया जा रहा है कि उन दो में से जो एक पर्सन था ना, वो भारत का नागरिक है। दरअसल में जो साजिद अकरम करके ये पर्सन जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, ये दरअसल में हैदराबाद का बंदा है। अब 1998 के अंदर मतलब 27 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था। हालांकि इसने भारत का जो पासपोर्ट है वो रिटेन रखा, अपने पास ही रखा। तो टेक्निकली ये भारत का नागरिक ही हुआ, भले ही ये 27 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। पर हैदराबाद में जो उसकी फैमिली है उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था इसके बारे में कि इस तरह से ये रेडिकलाइज्ड है, इस तरह से ये लोगों को मारेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका पिछले 27 साल के अंदर भारत के साथ रिश्ता रहा नहीं। ये कभी कभार आता था भारत के अंदर, पिछले 27 साल में 6 बार भारत में आया था। पर ऐसा नहीं था कि भारत के अंदर इसके बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे रिश्ते थे। इट वाज़ जस्ट कि कभी कोई मुद्दा हुआ, कभी कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, कोई ज़मीन खरीदनी बेचनी हुई, तब ये भारत आता था, अदरवाइज़ ये कभी भारत आता नहीं था। पर है ये भारत का नागरिक ही था, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरा बंदा जो इसके साथ था, वो इसी का बेटा ही था। अब क्या हुआ, ये 1998 के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया। उसके 3 साल बाद इसका बेटा होता है 2001 में, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा होता है। इसीलिए जो इसका बेटा था वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक ही है। तो एक ये खुद और एक उसका जो बेटा, ये इंडिया का नागरिक और इसका बेटा ऑस्ट्रेलिया का नागरिक। ये दोनों लोगों ने मिलकर ही ये पूरा का पूरा ये जो सिडनी बीच अटैक था, ये यहाँ पे इसके पीछे ज़िम्मेदार थे। अब भारत की सरकार जो है वो यहाँ पर मिल के काम कर रही है ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ, ताकि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो पाए, क्या कारण रहा इस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे, उसको और यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो भारत की सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब हमें थोड़ा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ना ये बीच की लोकेशन को थोड़ा समझना होगा। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये है बॉन्डी बीच, ठीक है? ये दरअसल में सिडनी में ही लोकेटेड है। एंड आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये आपका इस तरह से क्रिसेंट शेप का आपको ये बीच देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी सैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है और तस्मान सी को यहाँ पे ये फेस करता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घूमने-फिरने आते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा विज़िटेड बीच आपको देखने को मिल जाएगा। अब और कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर अटैक हुआ ना, ये हुआ ज्यूइश फेस्टिवल हानुका के दिन के ऊपर। हानुका जिसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही एक सेक्रेड दिन माना गया है, ज्यूस के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। तो उस पर्टिकुलर डे के ऊपर यहाँ पर ज्यूस को मारा गया, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल एक टारगेटेड अटैक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोकेशन आपने समझ ली, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और ये जो वर्ड है ना बॉन्डी, ये बॉन्डी वर्ड का मतलब पता क्या होता है? ये वहाँ के धारावाल ओरिजिनल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लाउड थर्ड। थर्ड मतलब होता है आवाज़। जब पता क्या होता है, जब ऐसे पानी की जो लहरें हैं, वो पानी की लहरें जब इस तरह से आपकी रॉक्स के साथ टकराएँगी ना, तो एक अच्छी-सी आवाज़ आती है, उसी को बोलते हैं बॉन्डी। तो वहीं से इसका नाम पड़ा है बॉन्डी बीच। तो ये कुछ बातें थी बॉन्डी बीच के बारे में, और जो सिडनी के अंदर है, ये आपको आई थिंक समझ आया होगा। दोस्तों, डेट है आज की 17 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है, वो नई रामसर साइट्स के बारे में है। दोस्तों, 2 नई साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। पहले रामसर साइट्स 94 हुआ करती थी, अब 2 जब ऐड हो गई हैं तो अब ये हो गया नंबर 96। कौन-सी 2 साइट्स ऐड हुई हैं? एक है सिलिसर लेक, ये है राजस्थान के अंदर, और एक है कोपरा रिजर्वायर आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। ये कोपरा रिजर्वायर खासकर इंपॉर्टेंस इसलिए बन जाता है क्योंकि कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ की पहली रामसर वेटलैंड है। अभी तक छत्तीसगढ़ के पास कोई वेटलैंड साइट नहीं थी रामसर, पर अब ये कोपरा रिजर्वायर पहला रामसर वेटलैंड फ्रॉम छत्तीसगढ़ बन चुका है। तो चलिए दोनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो आप ज़रा सिलिसर लेक की यहाँ पे लोकेशन देखिएगा। देखो, ये आपका अलवर सिटी है, ठीक है? अलवर के बिल्कुल पास में आपको ये जो सिलिसर लेक है, ये देखने को मिल जाएगी। दरअसल में इधर दिल्ली है, दिल्ली से अगर आप अलवर आते हो, तो अलवर से जस्ट आगे यहाँ पे आपको सिलिसर लेक आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सरिस्का टाइगर रिज़र्व के बफर ज़ोन के अंदर ही आपको ये लेक देखने को मिल जाती है। बहुत ही शानदार लेक है, यहाँ पे देखने में बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने-फिरने भी आते हैं, ठीक है? तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जैसा मैंने आपको बताया। और ध्यान रखिएगा, ये एक ह्यूमन मेड लेक आपको देखने को मिल जाएगी। 1845 के अंदर महाराजा विनय सिंह जी ने यहाँ पे इसको बनाया था। और यहाँ पर जो नदी है ना, वो है आपका रूपा रेल रिवर, ठीक है? ये रिवर के एम्बैंकमेंट्स के ऊपर आपको जो लेक है वो बनती हुई देखने को मिलती है।
ये एक सेमी एरिड रीजन है, क्योंकि आप जानते हो अलवर थोड़ा सेमी एरिड तो है ही है। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ भी है, जैसे इजिप्शियन वल्चर, टाइगर, इंडियन पेंगोलिन, लेपर्ड हो गया। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो ब्लैक स्टॉक है ना, उसकी भी 1% जो पॉपुलेशन है वो यहीं आपको, जो सिलिसर लेक है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें थी सिलिसर लेक राजस्थान के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी जो लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है वो है कोपरा जलाशय या फिर कोपरा रिजर्वायर। मैंने आपको बताया ना, छत्तीसगढ़ की पहली रामसर वेटलैंड साइट है कोपरा रिजर्वायर। इसकी आप लोकेशन आप जहाँ पे नोटिस करना चाहो तो ये है आपका बिलासपुर के पास में ही, जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है ना, वहां पर आपको ये कोपरा रिजर्वायर देखने को मिल जाएगा। एंड एक बात आप नोटिस करना, ये आपकी यहाँ पर ना महानदी रिवर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये दरअसल में आपकी जो कोपरा जलाशय या कोपरा रिजर्वायर है, ये महानदी रिवर के अपर कैचमेंट्स में ही आपको एक रिजर्वायर देखने को मिल जाता है। एक तरह से आप इसको ब्लैक वाटर भी यहाँ पे, सॉरी बैक वाटर जो होते हैं ना, जैसे आपने केरला में देखे होते हैं बैक वाटर्स, उसी तरह से आपको ये बैक वाटर्स यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अलग अलग तरह के यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज आती हैं। एंड साथ ही साथ जो खासकर हैं वो आपका रिवर टर्न, ठीक है, वल्नरेबल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पर काफ़ी सारी समस्याएं भी ये पर्टिकुलर रामसर साइट फेस कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्ट की बड़ी दिक्कत है, ठीक है, जो सिल्टेशन की वजह से उसकी जो ओवरऑल उसकी जो डेप्थ है वो कम होती जा रही है, सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन की वजह से। बाकी एलियन स्पीशीज के आने की वजह से, इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज इन्वेजिव स्पीशीज के पास चले जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के विस्तार की वजह से भी जो कोपरा रिजर्वायर है वो थोड़ा श्रिंक हो रहा है। तो ये कुछ समस्याएं कोपरा रिजर्वायर फेस कर रहा है। तो आई होप ये दोनों लोकेशन जो आपकी रामसर साइट में ऐड हुई हैं, ये दोनों आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडिया सिक्योर्स $2.2 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन। सबसे पहले हम एडीबी के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, ये लोन के बारे में बाद में आएंगे। देखो, जब हम बात करते हैं ना एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ये 1966 के अंदर स्टार्ट हुआ था। अब एक बात अंडरस्टैंड करना, इसके नाम में भले ही वर्ड एशियन है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एशिया के देश होंगे, नहीं। यहाँ पर एशिया पैसिफिक के देश भी होंगे और उसके बाहर के भी देश होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें टोटल 69 मेंबर कंट्रीज आज के समय देखने को मिलती हैं। लेटेस्ट मेंबर जो इसमें ऐड हुआ था वो इजराइल ऐड हुआ था। तो लगभग 50 के आसपास जो कंट्री है वो एशिया पैसिफिक से हैं, एंड बाकी जो कंट्रीज हैं वो इसके बाहर से हैं। तो इट कैन हैव कंट्रीज आउटसाइड एशिया पैसिफिक ऑल्सो, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। इसके हेडक्वार्टर आपको मनीला फिलीपींस में देखने को मिल जाते हैं। तो मेजर फोकस इसका यही रहता है कि एशिया पैसिफिक में कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे करवा पाएं। वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, देखो वर्ल्ड बैंक में भी ना, जिसके पास जितना ज्यादा कैपिटल सब्सक्राइब होता है उतनी ही उसकी वोटिंग पावर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए का जैसे ज्यादा शेयर है तो यूएसए की वोटिंग पावर भी ज्यादा होगी। ऐसा ही वर्ल्ड होता है ना वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो इधर भी ऐसा ही है, इधर भी जिसके पास ज्यादा कैपिटल जिसने सब्सक्राइब कर रखा होगा उसको ज्यादा वोटिंग पावर मिलेगी। तो यहाँ पर एडीबी में पता क्या है, जापान और यूएसए ये टॉप 2 है, ठीक है। जापान एंड यूएसए ये सबसे टॉप के ऊपर है, ठीक है ना। टॉप 2 ये हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर आता है दोस्तों चाइना, और चौथे नंबर के ऊपर आता है आपका इंडिया। तो ये टॉप 4 शेयर होल्डर्स जो है ना, इनका नाम आपको याद होने चाहिए इसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो भारत आपका एडीबी का एक फाउंडिंग मेंबर रहा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर भी है। चौथे नंबर के ऊपर हम इसके शेयर होल्डर हैं, एंड काफी सारी असिस्टेंस हमें यहाँ पे एडीबी से मिलती भी है। तो अभी जैसे हमें $2.2 बिलियन का लोन यहाँ पे एडीबी से मिला है। अब सवाल आएगा कि सर भारत करेगा क्या इस $2.2 बिलियन के लोन का। मैं बताता हूँ आपको क्या करेगा। एक तो है हमारा प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। आने वाले समय के अंदर भारत के लोग रेडी हो पाए, ठीक है ना, नए नए स्किल्स के साथ, उसके लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। देश भर के अंदर 650 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आईटीआईज हैं उनको यहाँ पे हम मॉडर्नाइज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें और लोन कहाँ जाएगा, आपका एक प्रोग्राम है ना प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से हम घरों के ऊपर आपका जो सोलर रूफटॉप प्रोग्राम है उसको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए यहाँ पे लोन का पैसा इस्तेमाल होगा। फिर असम स्टेट के अंदर टर्शरी हेल्थ केयर को और बेहतर बनाने के लिए काम होगा। चेन्नई के अंदर मेट्रो रेल को एक्सपेंड करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा। मेघालय के अंदर इको टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह के ऊपर आपका $2.2 बिलियन का एशियन डेवलपमेंट का बैंक का जो लोन है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से एड भी हमारी यहाँ पे मदद कर रहा है हमारे देश के अंदर तरक्की को और बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अगला, दैट इज रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस।
थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने ना कोफी अन्नान जी के बारे में सुना होगा। ये दरअसल में यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। तो इनके द्वारा क्या हुआ था, 2005 के अंदर एक अलायंस बनाया गया। उसका नाम था यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस। बेसिकली पता पॉइंट क्या है, इन्होंने एक बात ऑब्जर्व करी कि कोल्ड वॉर तो देखो 1991 में खत्म हो गया, और आप लोगों ने 9/11 का अटैक भी देखा। अब इसके बाद ना दुनिया में फिर भी शांति नहीं आई। दुनिया में बहुत ज़्यादा डिवाइड है, कहीं धर्म के ऊपर डिवाइड है, कहीं कल्चर के ऊपर डिवाइड है। तो हम चाहते हैं कि नहीं यार, ये इस तरह से डिवीज़न ना हो, सब लोग मिल-जुल कर साथ में रहें। इस तरह से एक-दूसरे से लड़के मतलब कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, है ना? तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन बनाया, जिसके माध्यम से जो भी कल्चरल डिवाइड हैं, जो भी रिलीजियस डिवाइड्स हैं, उनको हम यहाँ पे ब्रिज करें, उनको हम यहाँ पे इस डिवाइड को तोड़ें। इसके अलावा आपस में बातचीत के माध्यम से, ठीक है, चीज़ों को बेहतर करें, पोलराइजेशन खत्म करें, एक्सट्रीमिज़्म को काउंटर करें। इसके लिए ये अलायंस यहाँ पे बनाया गया 2005 के अंदर। और इसको बनाया तो देखो कोफी अन्नान जी नहीं है, बट उनके साथ-साथ जो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एंड टर्की है, वो को-स्पॉन्सर रहे। अब इसका ओरिजिन आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आपस में पोलराइजेशन को ठीक करने की बात थी। तो इस तरह से इनके हर साल ऐसे आपकी जो आपके सिविलाइजेशंस की एक मीटिंग होती है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो इस बार की जो 11th अलायंस थी, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये हुई आपकी रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर। अब इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर जो थीम रखी गई, वो थी 2 डेकेड्स ऑफ डायलॉग फॉर ह्यूमैनिटी। बेसिकली 2 डेकेड्स क्यों? क्योंकि स्टार्ट हुआ था 2005 के अंदर, तो अब जाके हम 2025 में 20 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं, 2 डिकेड्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आने वाले समय के अंदर कैसे हम यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बढ़ा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये अलायंस था। और भारत ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और भारत ने अपने पार्टिसिपेशन में बात करी किस चीज़ की, वसुधैव कुटुंबकम की। अब भारत इसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। देखो, जब हम बात करते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम की, इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरा दुनिया, पूरा जो दुनिया है, द एंटायर वर्ल्ड, वो हमारा एक परिवार ही तो है। तो यही तो बात इसकी भी कहता है, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की, कि भाई कोई धर्म, कोई भी जाति, कोई भी किसी भी आप हो, हम सब लोग एक परिवार ही तो हैं। यही तो हमारे महाउपनिषद से यहाँ पे डिराइव किया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना? तो भारत के विज़डम और उपनिषदिक थॉट के अंदर यही बात यहाँ पे निकल के आती है कि सभी लोगों के बीच में आपस में शांति, ब्रदरहुड, भाईचारा सब होना चाहिए। एंड इनफैक्ट आपको याद होगा, जब हमने G20 की प्रेसिडेंसी थी नई दिल्ली के अंदर, तब भी भारत का यही थीम निकल के आया था, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रहनी चाहिए। और भारत की पॉलिसीज़ के अंदर, फॉरेन पॉलिसी में भी हम हर बार यही बात करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की बात हो, G20 की बात हो, या यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की बात हो। आई होप ये जो टॉपिक है आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज महाक्राइम ओएस एआई। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। ये आपसे ना प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है, पर इसका आप इस्तेमाल आंसर अपने मेंस के आंसर्स में भी कर सकते हो। देखो, अभी क्या हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पर महाराष्ट्र की जो पुलिस है, उन लोगों ने मिलकर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे डेवलप करी है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने यहाँ पे लॉन्च किया है महाक्राइम ओएस एआई। अब आप लोग जानते होंगे, अलग-अलग प्रकार के जुर्म होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करना होता है पुलिस स्टेशंस को और आपके जो पुलिस वगैरह को, राइट? तो वहाँ पर क्या हम एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर महाराष्ट्र की पुलिस के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया है, ताकि साथ मिलकर हम यहाँ पे काम कर पाएँ और इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बना पाएँ। अब सवाल आएगा, कैसे बेहतर बना पाएँगे? देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारा टेलीकॉम का डेटा होता है। कई बार आपके पुलिस ऑफिसर्स को मैन्युअली उस डेटा को गो थ्रू करना पड़ता है, पर नहीं, एआई ये काम अपने आप कर देगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार कि बहुत सारा प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। अब एआई ही आपको बता देगी कि हाँ यार, हो सकता है ये सारे इतने सारे आपके मोबाइल नंबर्स हैं, हो सकता है कि इन मोबाइल नंबर्स में से ये वाले पॉसिबल आपके विक्टिम्स या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं वो हो सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ सस्पेक्ट होंगे, मान लो अलग-अलग तरह के 2-3 तरह के जुर्म हुए हैं, क्या उनमें कुछ लिंकेज तो नहीं है? तो अलग-अलग क्राइम्स को साथ में जोड़ने के अंदर यहाँ पे उसकी मदद करेगा। फिर ये ऑटोमैटिकली क्राइम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन प्लान बना देगा कि भाई कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ-कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, आगे इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में बनेगी, तो वो सब चीज़ें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से सारे प्रोटोकॉल्स अलाइन हो जाएँगे, ठीक है ना? बाकी एफआईआर जो प्रोसेसिंग है वो मराठी लैंग्वेज के अंदर भी हो जाएगी। इसके साथ-साथ अलग-अलग तरह की कंप्लेंट्स को ये आपका ले सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
पीडीएफ में हो, कोई आपकी कंप्लेंट ऑडियो में हो, इमेजेस में हो, हैंड रिटन नोट में हो, तो हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर सकता है एंड उसके बेसिस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करके हमारे पुलिस ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट कर सकता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो इससे इन्वेस्टिगेशन तेजी से होगा, ऑफिसर का वर्कलोड कम होगा एंड कहीं ना कहीं जो नए हमने क्राइम लॉज हमारे यहाँ पे आए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता और जिस तरह से हमने चेंजेस करे हैं, तो उनके साथ ये बिल्कुल अच्छे से कंप्लाई कर पाएगा। तो इस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट एंड साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में ये आपका महा क्राइम ओएस एआई एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिजाइन किया गया है अंडर मार्वल। मार्वल क्या है? महाराष्ट्र रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर इनहेंस्ड लॉ इन्फोर्समेंट। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो पुलिस के अंदर। तो अगर आपको कल को प्रीलिम्स में ना भी आए क्वेश्चन बट मेंस में अगर क्वेश्चन आए, तो वहां पर आप एज एन एग्जांपल के तौर के ऊपर आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल करें कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं अपनी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज पोंडोरू खादी। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मैंने जब ये पढ़ा मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये लगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो एक्चुअली पता क्या है, आपका पंडोरू गांव है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर। इसको अभी ना जीआई टैग मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छे ढंग से कपड़ा बनाया जाता है खादी से, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये कॉटन फैब्रिक आखिर बनाते कैसे हैं। देखो एक्चुअली पता यहाँ पे क्या है, एक तो होता है प्रोसेस कॉटन गिनिंग का। गिनिंग का मतलब क्या होता है? देखो आपके जो अलग अलग कॉटन फाइबर्स है ना, उनको सेपरेट करना होता है उनके बीज से। अब ये कैसे सेपरेट किया जाता है? इसको सेपरेट करने के लिए ना यहाँ पर ये फिश का इस्तेमाल करते हैं। देखो आपकी जो इंडिजिनस वेलुगा फिश है ना वहां पे, उसके जॉ बोन का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देखना, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये फिश का जॉ ही है। ये इधर देखो, ये देखो। एक्चुअली पता पॉइंट क्या है, जो फिश है ना वहाँ की, जो उसके जो फिश जॉ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये सेपरेट करने के अंदर बहुत ही शानदार काम आ जाता है। क्योंकि आप नोटिस करोगे, ये जो भी आपने अपने कॉटन के फाइबर को सेपरेट करना है, जो अलग अलग छोटी छोटी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, तो इसके माध्यम से बहुत अच्छे से हो जाती है उनके टीथ के साथ वहाँ पे इंटरेक्ट करके। सो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉटन गिनिंग के लिए, ठीक है। एक बार आपने यहाँ पर फाइबर को अलग कर दिया, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा स्लाइवर्स को अंदर बनाना। स्लाइवर का मतलब क्या होता है? देखो कॉटन को ना इस तरह से लंबी लंबी, इस तरह से आपकी जो एक लंबी लंबी लेंथ के अंदर इसको यहाँ पे कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक लंबा सा बंडल बन जाता है फाइबर का, जो कि आगे फिर यार्न को स्पिन करने के अंदर काम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फाइबर को कंबाइन किया जाता है, उसमें आपका मैनुअली यहाँ काम किया जाता है। ध्यान रखना कि अभी ना भारत में शायद एकमात्र ऐसी जगह बची है जहां पर 24 स्पोक वाला चरखा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ये 24 स्पोक वाला चरखा है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पोंडोरू भारत में अब एकमात्र ऐसी जगह बची है जहां पर स्पिनर इस तरह से हाथों से 24 स्पोक वाले चरखे को यहाँ पे चलाते हैं। तो इतना इंटरेस्टिंग ये प्रोसेस बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे वहाँ के लोकल लोग जो हैं, जो गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर पोंडोरू खादी को ही यहाँ पे इस तरह से बनाने का काम करते हैं। अब क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग तरीका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसीलिए इसको जीआई टैग का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। अब ध्यान में रखिएगा कि जो पोंडोरू खादी होती है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर, बहुत लंबे समय तक चलता है और काफी शानदार इसकी फिनिश निकल के आती है। यहाँ पर इस्तेमाल होता है मतलब इसका शॉर्ट स्टेपल हिल कॉटन का। देखो शॉर्ट स्टेपल का मतलब क्या होता है? जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना स्टेपल, स्टेपल मतलब होता है लेंथ। कॉटन फाइबर की आखिर लेंथ कितनी है? कुछ लेंथ लंबी होती है, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग स्टेपल, या और भी लंबी होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। जो छोटी होती हैं उनको हम शॉर्ट स्टेपल, मीडियम स्टेपल या वेरी शॉर्ट स्टेपल के नाम से जानते हैं। तो स्टेपल का मतलब होता है लेंथ कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल जिनकी लेंथ 29 mm से छोटी होती है ना कॉटन की, तो मीडियम स्टेपल या शॉर्ट स्टेपल वाली कैटेगरी में आ जाती हैं। उनसे ऊपर वाली को हम लॉन्ग स्टेपल या एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल की कैटेगरी में यहाँ पे डालते हैं। तो पंडोरू खादी वाली जो आपका है, ये पेस्ट से नेचुरली रेजिस्टेंट रहती है। इसके अलावा हिल कॉटन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक इको फ्रेंडली भी है क्योंकि यहाँ पे हम कोई केमिकल वगैरह यहाँ पे नहीं डालते हैं। तो ये कुछ बातें थी पंडोरू खादी के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोस्तों 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की डेथ एनिवर्सरी थी। तो उस समय के ऊपर हमने इनकी जो इंपॉर्टेंट लीडरशिप रही ना हमारे देश को यूनाइट करने के लिए, उसको हमने यहाँ पे याद किया। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि हमने पहले भी डिस्कशन कर रखी है। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म था वो 31 अक्टूबर 1875 के अंदर हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, ठीक है। जो कि आज के समय देखो ये गुजरात में पड़ता है, पर उस समय ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत था।
और ये भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर भी यहाँ पे बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। अब देखो गांधी जी के साथ इनका रिश्ता बहुत शानदार रहा। जैसे 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, तो सरदार पटेल जी ने काफ़ी मदद करी गांधी जी की फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करवाने के अंदर, ताकि जो सरकार उस समय बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही थी, गलत टैक्स कलेक्ट कर रही थी, उसको यहाँ पे रोका जाए। तो इसमें तो रोल प्ले किया ही किया खेड़ा सत्याग्रह के अंदर। उसके अलावा जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी ना, वहाँ पर भी लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, गांधी जी के फास्ट को मदद करना, वो सारा काम भी यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा। उसके अलावा इनको जो सरदार का टाइटल मिला था ना, वो दरअसल में बारदोली की महिलाओं ने यहाँ पे दिया था। बारदोली सत्याग्रह जब हुआ 1926 के अंदर, जहां पर इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, वहां पर इन्होंने बहुत बड़े स्तर के ऊपर मास मोबिलाइजेशन किया और उस वजह से ब्रिटिशर्स को जो लैंड रेवेन्यू उन्होंने बढ़ाया था, उसको यहाँ पे वापस लेने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो दैट इज वाई वहां की महिलाओं ने इनको सरदार का यहाँ पे टाइटल दिया एज अ रिस्पेक्ट। इसके साथ ही साथ 1931 का जो कराची सेशन था, उसके आपके प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। और उस पर्टिकुलर 1931 के सेशन में एक तो फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और साथ ही साथ जो गांधी इरविन पैक्ट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी यहाँ पे एंडोर्स किया गया। फिर आज़ादी के बाद तो देखो इनका जो रोल था उसको तो कोई इंसान भूल ही नहीं सकता। 560 से भी ज़्यादा जो आपकी छोटी-छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको इकट्ठा करने के अंदर एक बहुत ही सॉलिड लीडरशिप की ज़रूरत थी, और दरअसल में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पे निभाई। आज भारत जो यूनाइटेड दिख रहा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इम्पोर्टेंट है, जो रोल उन्होंने प्ले किया, वो हमें देखने को मिलता है। बाकी सिविल सर्विसेज़ को भी यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन इनको ले करी, इन्होंने ही बात की थी, ये हमारे देश का स्टील फ्रेम है हमारे जो सिविल सर्विसेज हैं। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। पर 1950 में इनको बहुत बड़ा एक हार्ट अटैक आता है, जिस वजह से इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है इन द एज ऑफ 75। तो इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देश को यूनाइट करने के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन लाने के अंदर इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एंड इनफैक्ट हमने यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी यहाँ पे डेवलप किया है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन यहाँ पे देता है इनकी लाइफ से। ठीक है, तो ये कुछ बातें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में हमें क्लियर होनी चाहिए। रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक तो था मखाना कल्टीवेशन के बारे में। देखो मखाना कल्टीवेशन के लिए आपको पता है कि ड्राई कंडीशन तो नहीं चाहिए, वो तो पानी में ग्रो होता है। तो एक्चुअली में 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर रहता है, तो कोल्ड तो नहीं कह सकते, हॉट ही है थोड़ा सा। एंड आपका हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल भी अच्छी खासी चाहिए, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आईफैड की बात करें तो इसके बिल्कुल हेडक्वार्टर्स जो है आपके रोम इटली में ही है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो दरअसल में ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी लास्ट स्टेटमेंट की बात करें मेवन मिशन की, तो यस ये नासा के मिशन ही था, जो कि मार्स को स्टडी करने के लिए था, पर अभी रिसेंटली इसके साथ कॉन्टैक्ट लूज हो गया था, सो दैट वाज व्हाई इट वाज इन द न्यूज़। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।